इस्लामिस्ट भी हैं जो इस कंट्री को तोड़ना चाहते हैं। कुछ लोग करते भी हैं देश से गद्दारी, इसमें कोई शक नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम में से करते हैं। आज भारत को खतरा पाकिस्तान और चाइना से इतना नहीं है जितने अपने लोगों से है। हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो कंट्री को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस कंट्री को कोई गजवा हिंद करना चाहता है, कोई इस कंट्री को तोड़ना चाहता है, कोई इस कंट्री को जातिवाद में बांटना चाहता है, धर्म में बांटना चाहता है। तीनों वार्स पाकिस्तान हार। उसने रियलाइज किया कि फौज इंडियन आर्मी से हम जीत नहीं सकते, वो हमारी औकात नहीं है। उसके बाद तो हजारों की तादाद में हजारों चला गया फिर कारवां। बाहर लड़के गए, ट्रेनिंग करके आए, हथियार लेके आए और अंदर आए। और ये कश्मीर हेल ब्रो, मकसद था ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की जो हार थी, जिसमें उन्होंने 93,000 फौजी थे, उन्होंने सरेंडर किया बांग्लादेश जब बना, उसका बेसिकली बदला लेना चाहते। उसके लिए ये प्लान बनाया गया। JNK पुलिस शायद पूरी दुनिया में ऐसी अकेली पुलिस है जिसने 1700 शहादत दी। एक कश्मीरी जब उस टाइम पे सुबह उठता होगा, वो क्या सोच के उठता होगा सर कि क्या आज जिंदा बचेंगे, काम धाम कर पाएंगे? ये सोच। लाइफ की अनसर्टेनिटी वहाँ बहुत थी। आप बाहर निकले हो, आप डाउनटाउन में रहते हो, कहाँ इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो जाएगी और जवाबी कार्रवाई फोर्सेस की हो जाएगी, आप क्रॉस फायरिंग में मारे गए। तो आप तो गए। टेररिस्टों को मेरी मूवमेंट का पता चला, कोई 18 टेररिस्ट थे और जब जो मोटरकेड हमारा आ रहा था, बीच में मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी एम्बेसडर, उसके पीछे CRPF का एस्कॉर्ट था। रात का समा था, 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। उस पे अंधाधुंध गोलियां चली, सैकड़ों गोलियां चली। जो मेरी कार थी उस पर सबसे ज्यादा गोलियां आई। एक गोली और निकली, उसने मेरा ये हाथ काट दिया, ये पूरा हाथ कटा हुआ, ये बनाया गया दोबारा। एक मूवी देखी कश्मीर फाइल्स, उस मूवी में जो नरसंहार दिखाया गया है, क्या उतना ही हुआ था या उससे ज्यादा या उससे कम? जो उसको डिपिक्ट किया गया है वो काफी हद तक वो सच, और वो सच जिस तरह से रेप औरत उस लेडी का दिखाया और उसका फिर कत्ल दिखाया, किस तरह से काटना, फिर सर काटना, नहीं आरे से 2 हिस्से कर देना, वो हुआ है एक्चुअली। वो लाल चौक में कोई टेररिस्ट आता है, मार देता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाते हो, खून जो सड़क पे पड़ा है वो साफ किया। 1 घंटे के बाद उसी जगह पर दूसरा कांस्टेबल खड़ा होता है। अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है। 100 में से 95% लोग कहते हैं हमने गीता नहीं पढ़ी। कई बार ये सुन के लगता है कि सच में कलयुग है। 1947 में हमारे साथ साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, लेकिन तब से लेके अब तक पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है। 3 तो लड़ाई हारी जो हमारे साथ ही उन्होंने की थी, और साथ ही खोया पूरा का पूरा ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन गया है। लेकिन ये सुधरे तब भी नहीं, जम्मू कश्मीर के पीछे पड़े रहे तब से। कभी उन्माद फैलाया, कभी तो आतंकी भेजे, लेकिन हर बार मुंह की खाई इन्होंने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर के कवच बने रहे हमारे देश के ऐसे सिपाही जिन्होंने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हमेशा देश के आगे खड़े रहे। यूं तो इस मुहिम में बहुत सारे लोग जुड़े रहे। आज हमारे साथ देश के ऐसे एक कवच हैं जो जम्मू कश्मीर की धरती से आते हैं, और इन्हें कॉप नहीं सुपर कॉप कहा जाता है, चेंज मेकर कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के फॉर्मल DGP शेष पॉल वैद सर। शेष सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बिल्कुल सही है। यहाँ आने में कोई तकलीफ किसी तरह की? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जनरली शुरू से आगे की तरफ बढ़ा जाता है, लेकिन मैं अभी से लेकर थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करूंगा। तो अभी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ कैसी चल रही है? रिटायरमेंट मेरी 2019 में हुई। उसके बाद बहुत इस उम्र में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है अपनी सेहत को फिट रखना, और उसके साथ साथ सोशल काम करना, उसमें थोड़ा बिजी रहते हैं। और मैं अपनी संस्कृति, अपने स्क्रिप्चर्स को भी उसमें काफ़ी रुचि रखता हूँ, और हर दिन श्रीमद् भागवत हमारे एक महापुराण है, उसका अध्ययन करता हूँ। गीता तो मैं कई सालों से पढ़ता ही हूँ, रामायण और दूसरे पुराण, शिव पुराण, इस तरह इन सब चीज़ों में रुचि रखता हूँ। और साथ साथ अपना योगा प्राणायाम इसके साथ बिजी रहते हैं। लोगों के साथ आज भी बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, अपनी दिक्कतें लेकर, कोई डिपार्टमेंट से हो या दूसरे गवर्नमेंट के दायरों के साथ कोई इशू हो, वो लेकर लोग आज भी रिटायरमेंट के बाद आते हैं
कई बार मैं उनको कहता हूँ कि मैं तो रिटायर हो गया, आप मेरे पास, लेकिन लोगों का प्यार मोहब्बत है, वो समझते हैं, एक उम्मीद है उनके अंदर कि हमारा वैद साहब के पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा या हमारी सुनेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ पब्लिक लाइफ में बात सुनना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि आप हो सकता है हर एक का हर काम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आप किसी का बात सुन ले, उसका दिल हल्का हो जाता है, उसको लगता है मेरी बात सुनने वाला कोई है। तो आप कईयों की मदद कर सकते हैं, कईयों की नहीं भी कर सकते हैं, हर किसी का हर काम हो नहीं सकता। इसमें काफी वक्त गुजरता है और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूं कि मुझे ये रोल ईश्वर ने दिया। तो आपने बताया जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस या और भी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें ही क्या आपको ताकत देती हैं जो आपने पास्ट में किया है अपने एक्टिव रहते हुए? बिल्कुल। देखिए, मैं बिल्कुल धार्मिक आदमी आज से नहीं हूँ, बहुत शुरू से हूँ, और इसकी प्रेरणा मुझे एक्चुअली मेरी वाइफ से मिली। वो बहुत डीपली रिलीजियस लेडी हैं, और आज से 30 साल पहले जब एसएसपी उधमपुर थे, तो तब से गीता हर दिन हम पढ़ते, न सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, तो हम उसको डिस्कस भी करते हैं। हमारे धर्म की खूबी यही है कि इसमें कहा गया है कि आप पहले पढ़ें, उसके बाद उसको समझें और फिर आप उसमें क्वेश्चन करें। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि बहुत सारे लोग भारत में अपने आप को कहते हिंदू हैं, लेकिन 100 में से 95% लोगों से मैं जब भी पूछूं, वो कहते हैं हमने गीता नहीं पढ़ी। 18 अध्याय हैं, एक अध्याय के लिए आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते, लेकिन अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग इस देश में कितनी बड़ी विडंबना है। 100 में से 95% लोग कहते हैं हमने गीता नहीं पढ़ी। तो मेरा कई बार ये सुन के लगता है कि सच में कलयुग है। जब हम यहाँ अगर किसी का देहांत होता है, उस वक्त और कुछ नहीं कहा यही जाता है कि आप गीता का एक श्लोक पढ़ दीजिए, आदमी जब मरने वाला होता है। तो अगर हम उसको भी नहीं जानने की कोशिश करें तो कितना घोर कलयुग है। कुछ ऐसी चीजें जो ताकत देती है आपको गीता से या रामायण से? देखिए, गीता में जो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम एक निमित्त मात्र हो, ये जो तुम युद्ध लड़ने वाले हो, इन सब योद्धाओं को मैं मार चुका हूं, तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। तो ये श्लोक मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि कराने वाला कोई और है, आप सिर्फ एक माध्यम हो, मीडियम हो। हम सब इस दुनिया में जो भी कर्म कर रहे हैं, आप वो कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, और आप इस दुनिया में थोड़े से समय के लिए आए हो, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। हमें लगता है मैं 80 साल 70 साल जी गया, लेकिन भगवान की दुनिया में 70 साल की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक चींटी के बराबर। तो आप जब ये छोटी सी जो जिंदगी जीते हैं, उसमें जो आप ये सब कर रहे हैं, ये भगवान की सृष्टि के लिए कर रहे हैं। तो आप एक सिर्फ निमित्त मात्र, जो अर्जुन को भगवान कहते हैं, तो उससे मुझे काफी स्ट्रेंथ मिली। इनफैक्ट जब टेररिज्म की लड़ाई कश्मीर में, हम तो 90 से ही यंग एसपी थे, तभी से शुरू हो गया, 89-90 से। तो कई बार लगता था कि
इतनी मार धाट गाट किस लिए हो रही, सही हो रही है, गलत हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली रियलाइज किया ये कराने वाला भगवान है, आप सिर्फ एक निमित्त मात्र। सर 25 अगस्त 1986 में आपने J&K में एज अ IPS ऑफिसर ज्वाइन किया था, और उसी 90s के टाइम पे नरसंहार का दौर था कश्मीर में, आप वहीं पोस्टेड थे। वो माहौल कैसा था सर? क्योंकि हमने सिर्फ उतना ही जाना है जो हमें शायद न्यूज़ में पता चला है या फिर कुछ फिल्मों के द्वारा हमें बताया गया है, बट आप चूंकि वहाँ थे तो कैसा माहौल होता था? देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान ने प्लान बनाया था, उस क्या हुआ कि जब 47 में पाकिस्तान ने ट्राई की कश्मीर को एनेक्स करने की रेडर्स भेज के, उसके बाद 1965 में ट्राई किया, फिर कवाली भेजे, उसके बाद 71 में भी यही कोशिश की, अल्टीमेटली तीनों वार्स पाकिस्तान हार गया। तो उसने रियलाइज किया कि फौज, इंडियन आर्मी से हम जीत नहीं सकते, वो हमारी औकात नहीं है, हम लड़ नहीं सकते। तो जब जनरल जियाउल हक वहाँ के जो आर्मी चीफ थे, वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो जनरल जिया ने ये ऑपरेशन टोपैक बनाया, जिसमें उन्होंने ये प्लान किया कि बजाय बाहर से लोग भेजने के, हम ऐसा करते हैं कि कश्मीर के लड़कों को अंदर पाकिस्तान में लाते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, हथियार देते हैं, और इनको फिर कश्मीर में वापस डालते हैं, और एकदम उग्रवाद फैलाया जाए, वहाँ पूरा कियास क्रिएट किया जाए, और उनको एक झूठा वायदा किया कि जब आप उग्रवाद करोगे, आप ये हालात खराब करोगे, तो पाकिस्तान की फौज आपकी मदद के लिए आएगी, जबकि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। और अल्टीमेटली जब ये पहले जो उनका 70 लोगों को उन्होंने उस पार लिया, उनको ट्रेन किया और उनको अंदर भेजा भारत में, ये ऑपरेशन टोपैक था। इसको जब इम्प्लीमेंट किया तो पहले जो 70 का बैच था, उनको सबको, मोस्टली उनको J&K पुलिस ने पकड़ लिया। उसमें से जो AK-47 हथियार उनके पास से रिकवर हुआ, वो उस जमाने में J&K पुलिस ने देखा भी नहीं था। ओके, मतलब इतने हाईटेक थे? हमें मालूम ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास 303 राइफल होती, AK-47 राइफल हम लोगों ने देखी ही नहीं थी। फौज से पता किया कि ये हथियार क्या है। तो उस प्लान को जब उस वक्त के जो रूलर थे वहाँ, उस वक्त जो CM थे, उनको जब दिखाया, उस वक्त के DGP थे, उन्होंने इस बात पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लान था जिसको उन्होंने माना ही नहीं कि ये ऐसा हो सकता है। और अल्टीमेटली उस वक्त जो भी सरकार थी केंद्र में, हालांकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, मेरे ख्याल राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और स्टेट में डॉक्टर फारूक थे। मैं तो उन दोनों यंग SP था। किस तरह से वो फैसला हुआ कि उन सबको छोड़ दिया गया, बजाय उनको सजा देने के कि वो देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं। केंद्र सरकार, उस वक्त की केंद्र सरकार ने ऐसा कैसे करने दिया, ये सवाल है। और वही लोग फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बने, और इस तरह के फिर जब उनको छोड़ दिया तो पूरा वही बहुत सारी टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बने, और उन्होंने फिर ये उग्रवाद फैलाया। उसके बाद तो हजारों की तादाद में, हजारों चला गया फिर कारवां। बाहर लड़के गए, ट्रेनिंग करके आए, हथियार लेके आए और अंदर आए, और ये कश्मीर हेल ब्रोक एकदम। वहाँ इतनी बुरी हालत हो गई कि सब कुछ कोलैप्स कर गया। और J&K पुलिस तो
कोई भी पुलिस, फॉर एग्जांपल, इस दुनिया में पुलिस का असली रोल क्या होता है? मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करना, चोरी की इन्वेस्टिगेशन करना, रेप हो गया, जो किसी के घर में नकब लग गया, तो आप क्राइम सीन ऑफ क्राइम में जाते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो, कोर्ट में पेश करते हो। आपका बेसिकली काम ये होता है। टेररिज्म लड़ना तो पुलिस का काम नहीं होता। और सडनली इतना बड़ा प्लान जो जनरल जिया उल हक ने डिवाइस किया था, बदला लेने, इसका मकसद था ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, भारत को हजारों टुकड़े करना, हजारों जख्म देना, वो उसका प्लान था। तो ये जो प्लान था बेसिकली गजवा हिंद करना, ब्लीड इंडिया बाय था, उस मतलब 71 की जो हार थी, जिसमें उन्होंने 93,000 उनके जो फौजी थे उन्होंने सरेंडर किया बांग्लादेश जब बना, उसका बेसिकली बदला लेना चाहते थे। तो बदला जो है उसके लिए ये प्लान बनाया गया ताकि इंडिया को तोड़ा जाए, इंडिया को ब्लीड किया जाए। लेकिन जब ये सारा कश्मीर में बवाल हुआ तो पुलिस इनिशियली JNK पुलिस बिल्कुल, मैं तो कहूंगा, कोलैप्स कर गई, बिकॉज ये कोविड वॉर थी, इसके लिए कोई भी दुनिया की पुलिस फोर्स तैयार नहीं होती। और फिर खैर फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे हिंदुस्तान से फ्लाई किए गए, और 90s में जब हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो बहुत सारी फोर्सेस लाई गई, कोई बिहार से उठा के, कोई तमिलनाडु से उठा के, उनको एयर ड्रॉप किया गया, CRP की कंपनी, BSF की। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रूप्स को जब लाया ग्राउंड पे, तो जो उस वक्त हमारे साथी थे, सबने मिलकर ये सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करने की कोशिश की। और फिर JNK पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया, और इनिशियली टेररिस्टों ने जो हमारे सोर्सेज थे उनको हिट किया, जो इंटेलिजेंस मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले CID के लोग हैं, IB के लोग हैं, उनको टारगेट किया ताकि ग्राउंड पे क्या हो रहा है आपको पता ना चले। और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स रेज किए गए, उन्होंने सस्पेक्ट्स को पकड़ना शुरू किया, इंटरोगेट करना, इनका प्लान पता लगने लगा, कैट ऑपरेशन करने लगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था टेररिस्ट कौन है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल पे लाया, और फिर ये जो स्थिति को, इसमें कुछ साल लगे, लेकिन फिर 4-5 साल में इसको अपने कंट्रोल में लाया। अल्टीमेटली हम फिर 95 में पार्लियामेंट इलेक्शन करा पाए, 96 में असेंबली इलेक्शन 6 साल के गवर्नर रूल के बाद 90 के बाद करवा पाए, और ये सारा आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक प्रोसेस वापस लाया। सर, आपने जैसा बताया कि उनके पास गन्स इतने आधुनिक थे, इतने अलग थे कि इंडियन फोर्सेस तक को समझ में नहीं आया था कि ऐसे गन्स भी हो सकते हैं। तो जब इतने इक्विपमेंट, इतने आधुनिक इक्विपमेंट के साथ वो लड़ रहे थे, और हमारे पास हथियार भी नहीं थे, और हमारे लोगों को शायद भी कंट्रोल भी किया जा रहा था, तो लड़ना क्या पॉसिबल, आसान रहा होगा उस वक्त? नहीं, बहुत मुश्किल था। हमारे पास 303 राइफल्स थी, हमारे पास उन दिनों नॉर्मल जीप होती थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो बहुत सालों के बाद आई, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होती थी, पटका नहीं होता था। तो आधुनिक हथियार जैसे SLRs, इंसाज, AK-47, ये फिर हमने प्रोक्योर किए। अच्छा, कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत वीक था, उसके लिए थोड़ी इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन लाई, मोबिलिटी को बढ़ाया, प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें ली। बम डिस्पोजल के इक्विपमेंट हमारे पास नहीं था, IDs लगती थी, तो बम ब्लास्ट होते थे, उसको डिफ्यूज करना है, तो ये सारे बम डिस्पोजल स्क्वाड्स बनाना, ये सारा काम फिर बहुत बहुत काम इस पे हुआ। तभी आहिस्ता आहिस्ता हमें 3-4 साल लगे पुलिस को वापस अपने उसमें आने की, ताकि हम हिट बैक कर सकें, और इन सबको फिर आहिस्ता आहिस्ता पुलिस खड़ी हुई। JNK पुलिस
कि वो कंट्रीब्यूशन है जो देश कभी नहीं भूल पाएगा। और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, JNK पुलिस शायद पूरी दुनिया में ऐसी अकेली पुलिस है जिसने 1700 शहादत दी। 1700 लोग हमारे कुर्बान हो गए पुलिस फोर्स से, जिसमें ऑफिसर्स हैं, जवान हैं और डिफरेंट रैंक्स के हैं, और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। जख्मियों में जो इंजर्ड हैं उसमें 7 डायरेक्टर जनरल पुलिस लोग रैंक के लोग हैं। ओके। मुझे आप पूरी दुनिया में, जब इंडिया की तो बात ही नहीं, पूरी दुनिया में एक और एग्जांपल दिला दो तो ये कंट्रीब्यूशन है JNK पुलिस की, जो मैं समझता हूं ये देश को याद रखना चाहिए। ये जो बच्चे हैं ये उसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये आपके लिए लड़ते हैं। और कई बार हम अक्यूज करते हैं मुस्लिम्स को, ये भी मेजॉरिटी मुस्लिम है, उसमें हिंदू भी हैं, जम्मू रीजन के लोग, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन JNK इज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। और कई बार हम बात कर देते हैं ना कि देखिए, और मुस्लिम से शक भी किया जाता है, कुछ लोग करते भी हैं देश से गद्दारी, इसमें कोई शक नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम में से करते हैं। आज भारत को खतरा पाकिस्तान और चाइना से इतना नहीं है जितने अपने लोगों से है। हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो कंट्री को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस कंट्री को कोई गजवा हिंद करना चाहता है, कोई इस कंट्री को तोड़ना चाहता है, कोई इस कंट्री को जातिवाद में बांटना चाहता है, धर्म में बांटना चाहता है। हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है, लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट लोग हैं, बहुत सारे इस्लामिस्ट भी हैं जो इस कंट्री को तोड़ना चाहते हैं। वो सारे अंदर के लोग, और अंदर के लोग हैं। वो जो जनरल रावत बोले थे कि 2.5 वो लेवल पे वार लड़नी, मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा है, 3.5 है ये, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना तो दो दुश्मन तो वही हैं, और अंदर हमारे इतने दुश्मन हैं जो इस कंट्री को कमजोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, फॉरेन की शक्तियों के साथ मिलकर इस देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को, देशवासियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देश के भले के लिए नहीं काम कर रहे, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स इस कंट्री में आफ्टर ऑल डिटेक्ट पुलिस करती है, हर स्टेट की पुलिस, चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, बंगाल हो, आप आए दिन सुनते हैं वहाँ आईसिस का मॉड्यूल पकड़ा गया, वहाँ अल कायदा का मॉड्यूल पकड़ा गया, वहाँ लश्कर तैयबा का मॉड्यूल पकड़ा गया। तो हम में से कुछ लोग हैं। सर, हमने एक मूवी देखी कश्मीर फाइल्स, आपने देखी है क्या? जी देखी। उस मूवी में जो नरसंहार दिखाया गया है, क्या उतना ही हुआ था या उससे ज्यादा या उससे कम? देखिए, मूवी जो है वो 3 घंटे में आपको देखनी है, ऑफ कोर्स। उसमें आप सब कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन जो उसको डिपिक्ट किया गया है वो काफी हद तक वो सच है, और वो सच है। जिस तरह से रेप औरत उस लेडी का दिखाया और उसका फिर कत्ल दिखाया, किस तरह से काटना, फिर सर काटना, नहीं, आरे से 2 हिस्से कर देना, वो हुआ है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि झूठ। और बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को, जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित थे, उनको जानबूझ के हिट किया गया। ये पाकिस्तान का प्लान था, जो वहां से एथनिक क्लींजिंग कश्मीर से की, वो एक प्लान के तहत की गई, ताकि वहां से ताकि वो पूरा कश्मीर जो है वो इस्लामाइज हो जाए और पाकिस्तान के साथ, बेसिकली वो कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। जब वो उनका मकसद इस पूरे कश्मीर को इस्लामाइज करके ज्यादा इजी हो जाता है, इस इरादे से पाकिस्तान ने वो किया। और उसमें मैं समझता हूं जो
मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे वो इसको रेसिस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि गन का डर सबको था और एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गई थी। जो उस वक्त बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उस वक्त उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। ऐसा क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा है कि जब मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था किस तरह की स्थिति एकदम पैदा हुई, और लोग, अगर आपको याद होगा 19 जनवरी 1990 की बात है, जब ये जगमोहन जी को दूसरी बार गवर्नर लगाया गया। ओके। जगमोहन, आपने नाम सुना होगा, बड़े फेमस यहाँ के वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो पहली टर्म में गवर्नर 84 टू 86 87 में रहे, और जगमोहन बहुत फेमस गवर्नर थे। लोगों में उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट था उसकी वजह से उनकी बड़ी तारीफ होती थी। लोग बड़े, जम्मू कश्मीर के लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और जगमोहन बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे। अगर आप चीफ इंजीनियर हैं, आपको दिया है उन्होंने कि ये बिल्डिंग 2 महीने में बननी है, तो वो उसी दिन डेट फिक्स कर जाते थे कि मैं इतनी तारीख को इनागुरेट करूंगा, और चीफ इंजीनियर के पास फिर बहाना नहीं बचता था, उस दिन वो आके इनागुरेट करते थे। तो इस और डबल शिफ्ट वाला उनका, तो ही वॉज नोन फॉर, इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग जगमोहन जी को पहली टर्म में बहुत पसंद करते। इसीलिए जब उनको लगाया गया तो जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक, वो उनको जगमोहन जी के साथ नहीं बनती थी, क्योंकि जब वो पिछली टर्म में गवर्नर थे तो डॉक्टर फारूक की गवर्नमेंट गिर गई थी, और एमएलए जो हैं वो उन्होंने उनके ब्रदर इन लॉ जीएम शाह को सपोर्ट किया और उनको चीफ मिनिस्टर बना दी। तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये जो जब उनका ऑर्डर हुआ, मेरे ख्याल 19 जनवरी की बात है, 18-19 जनवरी, और 19 जनवरी को उन्होंने जम्मू में ज्वाइन किया और फिर वो कश्मीर उसी दिन आए। तो उस दिन आई थिंक 18 जनवरी या 19 को, एग्जैक्ट डेट मुझे याद, और ये सारा बवाल उस दिन वहां हुआ। लोग ब्लेम करते हैं कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को भगाया। ये सच नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। बिकॉज कोई भी गवर्नर नहीं चाहेगा कि मेरे होते हुए यहाँ से लोगों का पलायन हो जाए, क्योंकि वो तो फिर परमानेंट हो गया ना। और लेकिन एक कंस्पिरेसी थ्योरी चलती थी, एक वहाँ कश्मीर में पाकिस्तान एक नैरेटिव भी चलाता है, और वो चला वहाँ नैरेटिव। बहुत सारे लोग इसको विश्वास भी करते हैं। क्या नैरेटिव? कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से, कश्मीरी हिंदुओं को भगाया ताकि मुस्लिम, जो कश्मीरी मुस्लिम है, उन पर बम फेंका जाए। कोई बम फेंका तो गया नहीं, ये सब झूठ है। तो ये नैरेटिव चलाया जाता था एक किस्म का। जगमोहन, जहाँ तक मैं उन दिनों डिस्ट्रिक्ट एसपी था, वो हमसे डायरेक्टली बात करते थे। वो ग्राउंड लेवल पे बात करने वाला गवर्नर था। वो नहीं कि सिर्फ डीजीपी से बात करेंगे, वो अगर ज़रूरत हो तो एसएचओ से बात कर लेंगे, इस तरह के वो। और बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे। लेकिन एक उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, और अल्टीमेटली मेरे ख्याल अगस्त में या जुलाई में उनको वापस विड्रॉ, उनको बुला लिया गया। क्योंकि जो वहाँ जो जुलूस निकल रहे थे, उस पे बहुत सारी जगहों पे फोर्सेस को एयरलिफ्ट किया गया। डिफरेंट भारत के डिफरेंट एरिया से जो सीआरपी या बीएसएफ की कंपनियां थी, उनको एयरलिफ्ट करके कश्मीर में, उनको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं दी गई। अच्छा, वो सोचते थे हर कश्मीरी टेररिस्ट है, और जब वो जुलूस निकलता था, जो वो ऐसे स्लोगन मारते थे, तो कई बार
फायरिंग हो जाती थी, उसमें बहुत सारे प्रोसेशनिस्ट मारे जाते थे। और एक बार मौलवी फारूक जो उस वक़्त एक यू कैन से जो इनके अपोजिशन के पार्टी से थे अवामी, वो जो उनका जुलूस निकल रहा था तो वहाँ फायरिंग हुई उनका जो, तो उस पे फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे गए। तो उस वजह से फिर गवर्नमेंट ने उनको विड्रॉ कर लिया, उनको रिकॉल कर लिया। तो ये चीज़ वहाँ उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे कश्मीर में, डाउनटाउन में ऐसे जुलूस निकलते थे, उस पर फायरिंग हो जाती थी क्योंकि फोर्सेस की इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हुई थी। वो सोचते थे हर कश्मीरी टेररिस्ट है और इस पर फायरिंग हो जाती थी, जिस पे पैनिक फायरिंग में बहुत सारे लोग मारे जाते थे, आम जनता। सर, दिल्ली एनसीआर में जैसी जगहों में रहने वाले लोग या भारत में कश्मीर को छोड़ करके बाकी जगहों पर रहने वाले लोग सुबह जब उठते हैं तो ये सोचते हैं काम धंधा क्या करना है, काम धंधे पे जाना है, पूरा दिन क्या क्या होगा, और उसी चीज़ को करते करते रात में हम स्ट्रेस में जाते हैं। एक कश्मीरी जब उस टाइम पे सुबह उठता होगा, वो क्या सोच के उठता होगा सर, कि क्या आज जिंदा बचेंगे, काम धाम कर पाएंगे, ये सोच? क्या हर रोज़ वो ये यकीन कर पाता था कि आज रात में जिंदा रह के सो पाऊंगा? ऐसा होता था? आपने बिल्कुल सही कहा। देखो, लाइफ की अनसर्टेनिटी वहाँ बहुत थी। जो आप बाहर निकले हो, आप डाउनटाउन में रहते हो, कहाँ इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो जाएगी और जवाबी कार्रवाई फोर्सेस की हो जाएगी, आप क्रॉस फायरिंग में मारे गए तो आप तो गए। इसी तरह आप कहीं चल रहे हैं लाल चौक में तो बम ब्लास्ट हो गया, आईडी फट गई, उसमें आपकी डेथ हो गई, बहुत सारों की हुई भी। हमारे एक एसपी ईस्ट होते थे, वो आई थिंक एसपी ईस्ट था, ही डाइड इन आईडी ब्लास्ट बिकॉज पहले आईडी फटी, ये जो कोठी बाग पुलिस स्टेशन के सामने आईडी फटती है, वहाँ एसएचओ जाता है मौके पे, तो वो अपने सीनियर अफसर्स को बताता है, तो डिप्टी एसपी और एसपी भी वहां जाते हैं और वो ट्रैप है, वहां एक और आईडी रखी होती है। जब ये पहुंचते हैं तो वो भी फट जाता है। ये सारे ऑफिसर वहीं 2-3 तो मारे गए और जो एसपी थे वो सीरियसली पूरी बॉडी उनकी जल गई थी। बाद में कई महीने एम्स में ट्रीटमेंट हुआ और बचा। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो सिविलियन के लिए भी, जैसे आपने कहा कि सवेरे उठे, मालूम नहीं शाम तक वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप काम के लिए गए, नौकरी के लिए गए, वापस घर आओगे कि नहीं, कोई पता नहीं। वही स्थिति पुलिस अफसरों की भी होती थी। मैं कई बार सोचता था जब हम बाहर जाते थे कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। कई बार अटैक्स भी हुए, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन यही स्थिति वहाँ हर जवान, हर सिपाही की थी। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ी ब्रेवरी है कि एक ट्रैफिक का कांस्टेबल है, वो लाल चौक में उसको कोई टेररिस्ट आता है, मार देता है, और पुलिस मौके पे आती है, सीन ऑफ क्राइम का फोटोग्राफी होती है, आधे घंटे में आप वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी लाते हो, खून जो सड़क पे पड़ा है वो साफ किया, 1 घंटे के बाद उसी जगह पर दूसरा कांस्टेबल खड़ा होता है, उसको भी मालूम है मेरे साथ वही हो जाएगा। तो ऐसी मैं समझता हूँ इससे बड़ी ब्रेवरी कोई नहीं। कोई उधर ग्रेनेड मार गया, उस पर भी ग्रेनेड पड़ सकता। तो ऐसी स्थिति रही है, मतलब मौत का साया एनी टाइम किसी के भी सर पे, हर एक पे था, चाहे वो आम सिविलियन था, चाहे फौजी था, पुलिस वाला था, हर एक पर। तो ऐसे टाइम में गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन होती थी जो फुलफिल नहीं हो पाती थी उस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि आपका इलाज ठीक हो जाए। अगर आप जख्मी हो गए, दूसरा अगर आप जख्मी हो गए तो आपका परिवार को कोई देखने वाला होना चाहिए। मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, बीवी है, उनका कोई संभालने वाला होना चाहिए। इसलिए उस वक्त शायद इतने फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं थे। मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। मैं जब डीआईजी बारामूला था
मेरे ऊपर अटैक हुआ। मैं जब जख्मी हुआ तो मुझे दिल्ली लाया गया। मैं पहले उसके डिटेल बताता हूँ। मैं रेंज डीआईजी था, तो बारामूला कुपवाड़ा एक बॉर्डर रेंज, उस पर मैं ट्रैवल कर रहा था श्रीनगर से जम्मू, श्रीनगर से बारामूला रात के वक्त। तो टेररिस्टों को मेरी मूवमेंट का पता चला, क्योंकि वायरलेस पे मूवमेंट का पता चल गया उनको कि बैद साहब आ रहे हैं। ठीक है। ये 23 मार्च 1999 की बात। तो टेररिस्ट ने, कोई 18 टेररिस्ट थे, उन्होंने एक पुतखा गांव है सोपुर क्रॉसिंग से पहले, वो खाली करवाया। दोनों तरफ सड़क के दुकानें, सड़क पे दोनों तरफ दुकानें होती हैं, उस पे यूएमजीज फिट की, यूनिवर्सल मशीन गन। ओके। और जब जो मोटरकेड हमारा आ रहा था, फ्रंट में जेएंडके पुलिस की एस्कॉर्ट थी, बीच में मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी एम्बेसडर, उसके पीछे सीआरपीएफ का एस्कॉर्ट था। जब हमारी गाड़ियां पहुंची, रात का समा था, 8:30 साढ़े 8 का टाइम होगा, तो उस पे अंधाधुंध गोलियां चली। मेरे ख्याल सैकड़ों गोलियां चली। जो फ्रंट एस्कॉर्ट था वो निकल गया। जो मेरी कार थी उस पर सबसे ज्यादा गोलियां आई। ओके। उस पे कोई सैकड़ों गोलियां लगी। उसमें से एक गोली जो है वो बुलेट प्रूफ ग्लास से क्रॉस कर गई। ओके। क्योंकि ये जो हमारी बुलेट प्रूफिंग होती है, इट इज अगेंस्ट AK-47, नॉट यूनिवर्सल मशीन गन। वो रिपीट फायर करता है, रिपीट फायर से टूट जाता है। वो एक बार डैमेज करेगा, फिर डैमेज करेगा, फिर डैमेज गोली जो है वो ड्राइवर को यहां लगी। Okay. सिख जेंटलमैन था बारामूला का, उसका लेफ्ट कंधा पंक्चर हो गया। तो वो चिल्लाया कि मुझे गोली लग गई। इतनी देर में एक गोली और निकली, जो उसकी खिड़की थी वहां से क्रॉस किया, उसने मेरा ये हाथ काट दिया। ये पूरा हाथ कटा हुआ, ये बनाया गया दोबारा। Okay. ये पिन पर है उंगली, ये हाथ पूरी तरह काट दिया गया। तो ये बनाया गया, थोड़ा सा मैं इसको जानना चाहूंगा, कैसे बनाया गया? ये पिन पे है और ये पूरा कटा हुआ यहां तक। यहां तो मांस उखड़ गया था। हाँ। ये निकल गया, इसमें पिन डाल के यहां से मांस लिया गया। अच्छा। और ये बाकी को इसको स्विच किया गया है। बाकी इसकी हड्डियां थी, तो ये सब थी। तो उसके बाद उन्होंने ग्रेनेड मारा, और ग्रेनेड का स्प्लिंटर गाड़ी की बैक साइड में, मैं बैठा था लेफ्ट साइड में, वो एक ग्रेनेड इसमें से निकला खिड़की से और मेरे स्कल को पंक्चर कर गया। खुशकिस्मती थी कि ब्रेन में नहीं गया, नहीं तो पैरालिसिस हो जाता। Okay. वो स्कल में फंस गया और ब्लीडिंग होने लगी बहुत, इधर से भी ब्लीडिंग, इधर से। ड्राइवर भी जख्मी। एनीवे, मैंने देखा कि एक टेररिस्ट आके वो लेफ्ट दरवाजा जो है पीछे का खिड़की, उसको खोलने की कोशिश कर, लेकिन लकीली वो लॉक था। उसकी कोशिश थी कि इसको खोल के ऑफिसर को वो किया जाए, हॉस्टेज बनाया जाए। ओके। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली, मेरी किस्मत अच्छी थी, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली वो बंद लॉक था, वो नहीं कर पाया। तो मैंने वहां से उससे ऑपरेटर से वायरलेस सेट कंट्रोल में लिया और पुलिस कंट्रोल रूम बारामूला को कहा कि हमारी गाड़ियों पर अटैक हो गया, आप डॉक्टर्स को रेडी रखिए, क्योंकि मेरी वरी थी अभी भी 10 किलोमीटर दूर था बारामूला और ब्लीडिंग से डेथ हो सकती। एनीवे, हम लकी थे, पहुंच गए वहां, सब रेडी था, ट्रीटमेंट हुआ वहां। तो उन दिनों लोकल एनेस्थीसिया नहीं था हॉस्पिटल, बोरी की तरह इसको सिया उसने। अच्छा। जैसे रस्सी से बोरी को सीते हैं, क्योंकि उनके पास वही नहीं था। हाथ गरम गरम जख्म था, तो इतनी दर्द हुई भी लेकिन महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब जख्म ताजा हो तो दर्द इतनी होती नहीं है, बाद में दर्द होती। खैर, उस वक्त फिर आर्मी GOC आ गया, उन्होंने कहा आपको, हम डॉक्टर कहते हैं हम इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हेड को,
तो डिस्ट्रिक्ट आपको 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर शिफ्ट करना, रात को आरओपी लगाई क्योंकि हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता था। और दूसरे दिन मेरी फैमिली आई, मुझे दिल्ली शिफ्ट किया। दिल्ली में यहाँ आए तो डॉक्टर एक बड़े पता किया कौन फेमस प्लास्टिक सर्जन है, उनके पास गए। वहाँ नेचुरली भीड़ थी, इतने लोग थे। तो उनको हमने कहा ये इमरजेंसी है, कैजुअलिटी है, तो आप देख लीजिए। उसने मना कर दिया क्योंकि दिल्ली में सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग लगे हुए। किसी को किसी आप मरिए कश्मीर में, वो आपकी प्रॉब्लम है। दिल्ली वाला नहीं सोचता ये आई एम सॉरी बट दिस इज द ट्रूथ, बिटर ट्रूथ। डॉक्टर साहब अपने पैसा कमाने में लगे, उनको क्या लेना देना है, आप मरिए कश्मीर में। तो उसने कहा कल 11 बजे आइए। खैर फिर हम गए ईस्ट निजामुद्दीन में। डॉक्टर सुरेश गुप्ता थे, फेमस प्लास्टिक सर्जन। उन्होंने मेरा ये 7 घंटे का ऑपरेशन किया, 7 hours, एंड दिस वाज कंस्ट्रक्टेड। आप पुलिस पे इतने सीनियर पोजीशन पे होने के बावजूद भी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, अगर डीआईजी लेवल के अफसर के साथ ये होता है तो एक सिपाही का क्या होता होगा। अब इमेजिन करिए ना, एक सिपाही के साथ क्या होता होगा। तो ये कंडीशन थी। और जब हुर्रियत का सैयद अली शाह गिलानी बीमार होता है, आप उसको पटना से जहाज, स्पेशल जहाज भेजते हो। पटना जेल में था वो, उसको आपने ले जाना है मुंबई टाटा इंस्टीट्यूट उस कैंसर का इलाज के लिए। तो स्पेशल प्लेन जाता था, स्पेशल गेस्ट हाउस बुक होते थे। दिस इज हाउ यू ट्रीट योर सोल्जर। एंड जो लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं, उसको स्पेशल जहाज और स्पेशल गेस्ट हाउस और सिपाही जो है वो रुलते हैं इस कंट्री में। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत फर्क पड़ गया। अब पिछले कुछ सालों से आपको, अब पहले हमारा सिपाही अगर मार्टियर होता था उसको 20-25 लाख रुपए मिलता था, अब उसको 1 करोड़ रुपए मिलता है। उसके परिवार के एक आदमी को नौकरी मिलती है। नो, अब थिंग्स आर बेटर। अच्छा, हॉस्पिटल्स भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, डॉक्टर्स भी थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं कि ये हमारे लिए लड़ रहा है। लेकिन मैं आप बता रहा हूँ, उस वक्त ये जो मेरे साथ हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सीनियर ऑफिसर के साथ आप ऐसा करते हो तो आप एक सिपाही का क्या होता होगा। आई एम रियली वंडरिंग। तो ये इतने बड़े इग्नोरेंस की वजह उस वक्त क्या गवर्नमेंट या फिर कुछ और? सब कुछ गवर्नमेंट में क्यों डाल सकते हैं? आई थिंक एज ए सोसाइटी हम रियलाइज करना चाहिए, भाई कोई आदमी जख्मी होकर कश्मीर से आया, वो आपके लिए लड़ रहा है यार। आपके देश, आपको आज आप यहाँ दिल्ली में जिंदगी आराम की गुजार रहे हो, तो आपके लिए कोई वहां फौजी मर रहा है, कोई लड़ रहा है बॉर्डर पे, कोई लड़ रहा है, तभी हम सुकून से है ना। तो उसके लिए अगर आप कहेंगे कि आप कल आइए, वो भी कैजुअलिटी, तो 1 मिनट लगता है देखने में, कितना फर्क पड़ता है जी आपको। मैं ठीक है अभी कर देता हूं, तो आप डॉक्टर साहब सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो उस इंसिडेंट के बाद आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया, छोड़ो यार? बहुत दुख हुआ, और कई बार लगा कि क्या बेवकूफी, हम बेवकूफ हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? कर रहे हैं? एक ऐसा जान दांव पे लगा, मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं विचार आया, लेकिन फिर जो नेचर होती है भगवान ने बनाई, वो फिर उसी झंझट में पड़े रहे आज तक। आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उसके बाद, उस घटना के बाद? नहीं, घर वाले तो बहुत सपोर्ट रही उनकी, बहुत स्ट्रांग फैमिली सपोर्ट रही, और बिना फैमिली सपोर्ट के सिपाही लड़ नहीं सकते। मैं समझता हूँ जो हमारे जवान शहीद होते हैं, आए दिन आप देखते हैं फौज के, सीआरपी के, पुलिस के जख्मी होते, शहीद होते हैं, बहुत सारे कुर्बानी देते हैं, उनकी फैमिली की बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनके बच्चे छोटे छोटे रह जाते हैं, उनकी वाइफ, और कुछ दिन के लिए तो आप याद करते हो, बाद में वो बेचारा और धक्के खाता है। उसका बच्चा, उसको इसी सोसाइटी में स्कूल में जाना है, पढ़ना है, नौकरी के लिए जाना है। आप ये कंसिडरेशन कभी नहीं रखते कि एक फौजी का, एक सिपाही का बेटा है ये, उसको तो कोई खास वो नहीं मिलता। अल्टीमेटली इसी जिंदगी की दौड़ में उसको सबके साथ compete करना।
वैसे सर अभी भी आप J&K में ही रहते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी ये है कि उस वक्त का कश्मीर और अभी का कश्मीर क्या बदला है? बहुत बदला है, इसमें कोई शक नहीं। क्या नॉर्मल पब्लिक दिल्ली NCR या देश के दूसरी जगहों जितना सेफ हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल अगर आप कहें दिल्ली NCR की तरह हो गया, नहीं हुआ। अभी भी डर है? डर है, जब तक वहां वेपन रहेगा खतरा तो रहेगा। लेकिन कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड ऑपरेशन ऑल आउट हमने शुरू किया था 2017 में, और वो आज तक चलता आ रहा। उसके बाद और फिर 370 गवर्नमेंट ने हटाया 335 पे। उसके बाद हालात बहुत बेहतर हुए। सिक्योरिटी ग्रिड इतना रॉबस्ट है कश्मीर में, हालात बिल्कुल थे। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से जम्मू रीजन, जो 15 साल से बिल्कुल नॉर्मल था, मैं खुद IG जम्मू था 2004 से 2008, मेरे ख्याल 2007-8 के बाद वहां कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ टेररिस्ट, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बिल्कुल वहां टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया था 2007-8 के बाद ही। हाँ, तो जम्मू रीजन नॉर्मल था। तो नेचुरली जब नॉर्मल से इतनी देर रहती है, फोर्सेस विड्रॉ होने लगी। जब इंडो चाइना प्रॉब्लम हुई लद्दाख में, तो बहुत सारे आर्मी के RR के यूनिट विड्रॉ कर लिए, CRPF BSF हटा ली, पुलिस के SOG भी डिफंक्ट हो गए, BDC डिफंक्ट हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने देखा कि अब कश्मीर में कुछ कर नहीं पा रहे, तो उन्होंने जम्मू को पिछले 2 साल से टारगेट करना शुरू किया। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जम्मू में बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो वहां जो रजौरी पुंछ को पहले उन्होंने चुना, LOC से इन्फिल्ट्रेशन की, और वो ये 2 मकसद से किया। एक, गवर्नमेंट का जो नैरेटिव था कि 370 हटने के बाद हालात बेहतर, उसको पंक्चर करने का बेस्ट तरीका है जम्मू में, चूंकि फोर्सेस डिप्लीटेड है, वहां आप टेररिस्ट डाल दो, तो वहां नेचुरली स्कोप ज्यादा है इंसिडेंट करने का। और दूसरा ये भी चाहते थे कि जो प्रेशर है इंडो चाइना बॉर्डर पे, वहां आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट है इंडियन आर्मी की, तो चाइना और पाकिस्तान की मिली भगत है, वो फोर्सेस का डिप्लीशन होता है। जब आप जम्मू रीजन में फोर्सेस भेजोगे तो कहीं से तो विड्रॉ करोगे, तो वो चाहते थे कि कश्मीर और लद्दाख से विड्रॉ हो। दूसरा, वहां प्रेशर ईज होता है और फोर्सेस का डिप्लीशन। तो ये तीन वजहों से उन्होंने जम्मू को टारगेट किया। और जम्मू का टेरेन टेररिस्ट को सूट करता है, क्योंकि हिली टेरेन, अनलाइक कश्मीर इज ए प्लेन एरिया, हर गांव में सड़क जाती है दोनों 2-3 तरफ से, तो वहां फोर्सेस एकदम पहुंच जाती है। जम्मू में पीर पंचाल रेंज है, पहाड़ है, एक डोडा है, किश्तवाड़ है, रजौरी पुंछ है, 1 या 2 सड़क होगी। कम्युनिकेशन मुश्किल है, कम्युनिकेशन मुश्किल है, आपको पैदल चलना ज्यादा, फोर्सेस का नेचुरली रिस्पांस टाइम वक्त, तो वो सूट करता है टेररिस्टों को। और दूसरा, ये जो पाकिस्तान ने इस बार ये जो कुछ लोग भेजे हैं, वो कमांडो ट्रेंड हैं, जंगल वारफेयर में, माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड हैं। हो सकता है अफगानिस्तान में उनकी पार्टिसिपेशन तालिबान के साथ रही हो, और उनके पास अमेरिकन वेपन है, M4 राइफल है अमेरिका जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया, उस पर नाइट विजन लगा हुआ है, स्नाइपर का इफेक्ट है। रात के वक्त आपको ऐसा दिखेगा जैसे दिन है। आप देखें आए दिन ऑफिसरों को हिट कर रहे हैं। तो अभी CRP के इंस्पेक्टर को 2 दिन पहले मारा, उससे पहले एक कैप्टन आर्मी के मारा, उससे पहले तो सीधा वो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, हिट एंड रन मारते हैं और गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता जमीन खा गई कहां चले गए। तो पहले की तरह नहीं है कि सुइसाइडल अटैक, टेररिस्ट 2-3 आए, उड़ी कैंप में घुस गए, 8, 10, 12, 14 लोगों को मारा, फौजियों को, और खुद भी मर गए। ऐसा नहीं है। अब की बार टेररिस्ट जो हैं, वो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है कि आपको अटैक करना है, फौज की कैजुअल्टी करनी है, खासकर उनके अफसरों को मारना है, और वहां से फिर पहले अपना रास्ता देखना भागने का, और वो गायब हो जाते हैं। तो क्या उस तरह के वेपन्स हमारे पास नहीं है? अभी M4 तो हमारे पास नहीं है। नहीं है। इसीलिए हमारे अफसर मारे जा रहे हैं।
और इसमें सीनियर अफसरों को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसको कैसे कैजुअलिटी को कम किया जाए, क्योंकि कैजुअलिटी जहां पहले हम 20 टेररिस्ट मारते या 30 टेररिस्ट मारते थे, हमारा एक आदमी मरता था, आज 1:1 है। कैन यू इमेजिन? एक टेररिस्ट और एक सिपाही मर रहा है। तो पाकिस्तान जो अचीव करना चाहता है वो कर गया, तो हमें इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। वो जो भी अफसर मौके पे हैं, फौज के हैं, सीआरपी के हैं, पुलिस के हैं, उनको इसका ढूंढना पड़ेगा कि अपनी कैजुअलिटी को कैसे रोका जाए। ऐसा क्यों है सर? उनके पास वेपन आ चुके हैं, हमारे पास नहीं है। बिकॉज वो अमेरिकन वेपन है ना। वो अफगानिस्तान में अमेरिका जब भागा था छोड़ के गया, वो वेपन ISI ने प्रोक्योर किए और इनको दिए हैं। क्या हम नहीं मंगवा सकते? हम भी मंगा सकते हैं, लेकिन सरकार के प्रोसीजर जो होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं। आपको टेंडर करना है, उनको तो चलो ऑफ द शेल्फ खरीदना है, या उठा के लाएं, कैसे लाएं आई डोंट नो, द अंदर की स्टोरी। मार्केट से लाएं, कैसे भी लाएं, कहीं से भी ला सकते हैं। ISI को सारा ब्लैक मनी और ड्रग कार्टेल चलाते हैं पूरी दुनिया का। ISI तो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चलाता है ना, करोड़ों रुपया अनअकाउंटेड मनी। इसीलिए उनका कोई फौजी आर्मी चीफ आज तक पाकिस्तान में सेटल हुआ, सारे कनाडा में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, UK में रहते हैं, और उनके बच्चे भी आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ते हैं। वो तो रहते ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आम आदमी को टेररिस्ट बनाकर इधर भेज देते हैं। ओके, ऐसा क्यों नहीं रहते वो पाकिस्तान में? क्या खतरा होगा? रहते नहीं, पैसा इतना बनाते हैं। वो जनरल मुशर्रफ कहाँ मरा? दुबई में। जनरल कियानी कहाँ है जो आर्मी चीफ था? उसने कोई आइलैंड खरीदा। इंडिया का आर्मी चीफ थोड़ा कि नोएडा के 3 रूम फ्लैट में रहता है। वो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान फौज जो है, पाकिस्तान की लोगों को बेवकूफ बनाती है धर्म के नाम पर, उनको रेडिकलाइज करती है, उनको टेररिस्ट बनाती है। जिहाद लड़नी है, गजवाए हिंद करना, भारत को इस्लामिक देश बनाना है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, आम आदमी के लिए, अपने बच्चों को नहीं। खुद ड्यूल सिटीजनशिप रखते हैं। इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। अगर मैं इंडिया का हूं, मैं यहीं रहूंगा। अगर पासपोर्ट मेरा कनाडा का, तो फिर मैं इंडियन पासपोर्ट नहीं रख सकता। पाकिस्तान में ड्यूल सिटीजनशिप है। और जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने जनरल हैं, जितने जजेस हैं, वो सब ड्यूल सिटीजनशिप, और सब उनके नौकरी करते हैं पाकिस्तान में। फौजी आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, और घर लिया हुआ है अमेरिका में या इंग्लैंड में, लंदन में, और बेटे भी वहाँ पढ़ते हैं IB कॉलेजेस में। तो बाद में यहाँ से अब आप देखो, जो इससे पहले आर्मी चीफ था जनरल, क्या नाम उनका, बाजवा। यस, वो आपने देखा जिस दिन से रिटायर हुए पाकिस्तान में हैं। मैंने 3 एग्जांपल तो दे दी आपको। मुझे एक बता दो आर्मी चीफ जो पाकिस्तान में रहता है। ये पाकिस्तान के लोगों को देखना चाहिए कि आपका बेवकूफ बना रहे हैं जिहाद के नाम पर, गजबाए हिंद के नाम पे। और वही चीज कश्मीर में हुर्रियत वाले करते थे। हुर्रियत वाले अपने बेटों को बनाते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, कहाँ कहाँ भेजते हैं, और बाहर पढ़ेंगे वो सारे बढ़िया कॉलेजेस में, और आम आदमी को लगाया जिहाद। लेकिन कश्मीर के लोग समझ गए, पाकिस्तान के लोग अभी नहीं समझे। वो सारा कंट्री जिहादाइज हो गया, वो सारा कंट्री बना दिया उन्होंने टेररिस्ट, सारे लश्कर और जैश। 370 हटने के बाद एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से क्या बदला है सर कश्मीर में? देखिए, गवर्नमेंट 370 के बाद कुछ चेंजेस तो आई हैं। एक डेवलपमेंट पुश प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत है। आप देखिए वहाँ पहले 4 या 5 कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेज, आज 12 हैं। वहाँ पहले एम्स नहीं थे, आज 2 एम्स बन रहे हैं वहाँ। एक जम्मू में तो बन गया, सांबा में, और अवंतीपुर कश्मीर में बन रहा है, वो इनागुरेट होने वाला है। IIT, IIM, अच्छा डेवलपमेंट का आप देखिए, टूरिज्म 2 करोड़ आ रहा है, इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की आई है इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई आई है, और उसमें दुबई जैसी कंट्री इन्वेस्ट कर रही है जो पाकिस्तान को बहुत चुभता है। इसी तरह आपका रेलवे कनेक्शन होने वाला है बहुत जल्दी। थोड़ा सा पोर्शन कटरा टू रियासी रह गया है,
वो मुझे लगता है बाय एंड ऑफ दिस ईयर वो इनागुरेट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट में आई है। हाँ। डिजिटल हर चीज ऑनलाइन कर दी गई है, उससे ट्रांसपेरेंसी आई है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं समझता हूं डेमोक्रेसी को मौका देना चाहिए, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस की है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के मर्सी पे यू कांट डीप पीपल। अल्टीमेटली लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं, वो एमएलए को पकड़ते हैं, मिनिस्टर को पकड़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को तो आप मिल ही नहीं सकते। सेक्रेटरीट कौन जाएगा, गवर्नर साहब को, एलजी साहब को मिलेगा कौन? तो इसलिए डेमोक्रेटिक रूल होना जरूरी है। एंड आई एम हैप्पी दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अनाउंस्ड। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने विजिट किया, सिक्योरिटी का जायजा लिया, और उन्होंने अनाउंस किया, और बहुत जल्दी इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, हो ही गया है। तो वो जरूरी है। बाकी ये सारा सबसे बड़ी बात है कि डर का माहौल खत्म हुआ। वो सब डर का माहौल जब तक बना हुआ था तब तक वहां आप कोई काम ही नहीं कर सकते थे। अब 370 हटने के बाद डर का माहौल खत्म हो गया। इसीलिए आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में 60% पोलिंग होती है, जिस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया में होती है। तो कितना फर्क आ गया। ये पिछले 35 सालों में नहीं हुआ, 30 सालों में। आई थिंक लास्ट इलेक्शन हुई थी 87 में, उसके बाद तो आपने इतनी परसेंटेज तो कभी भी नहीं देखी, ये पहली बार देखी। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि डर का माहौल खत्म कर दिया। तो क्या इसका क्रेडिट बीजेपी को देना ठीक है? हालांकि हटाया तो 370 उन्होंने ही है, लेकिन क्या बीजेपी की वजह से कश्मीर बेहतर हुआ है? देखिए, बीजेपी का तो एजेंडा था ये करना, उनका शुरू से मैनिफेस्टो में था। क्रेडिट उनको भी जाता है, अल्टीमेटली हटाने वाले वही है। लेकिन मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा लोगों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने ये सारा मेहनत की। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी में यस बीजेपी गेट्स ए क्रेडिट, कोई शक नहीं। सर, एक घटना थी 1999 में, टेररिस्ट ने एयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक किया था और कांधार की तरफ लेके जा रहे थे। तो उसमें मुल्ला उमर को छोड़ने की डिमांड थी, और आपके ही विजन में उसे छोड़ा भी गया था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको ले जाने की। अजहर मसूद, ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऑफिसर के सर पर होती है, तो माइंडसेट क्या होता है, कैसा चल रहा होता है, प्रेशर किस तरह का होता है? ये बात सही है, आपने काफी रिसर्च की है। अजहर मसूद उस वक्त कोट बलवाल जेल में था जम्मू में, और जब वो हाईजैकिंग हुई, इनफैक्ट हाईजैकिंग जब हुई, उसको जहाज को काठमांडू से जाना था दिल्ली, उसको हाईजैक किया गया और वो थोड़ी देर के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड किया। सबसे बड़ी गलती तो अमृतसर एयरपोर्ट पे रनवे को ब्लॉक कर देना चाहिए था। ओके, सिंपल था, रनवे को अगर बंद कर देते ये जहाज जा ही नहीं सकता था इंडिया से। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, उसको मिलने में टाइम लग गया, फैसला नहीं हुआ। मैं समझता हूं जो ऑफिसर वहां मौके पे थे, अगर आपने रनवे बंद कर दिया वो जहाज उड़ ही नहीं सकता था, और टेररिस्टों को आप यहीं मार सकते थे। लेकिन खैर, जो हमारी कमजोरियां हम जानते हैं, तो वो जब तक मीटिंग हुई, जहाज टेक ऑफ कर गया, चला गया कंधार। उनकी डिमांड्स थी कि टेररिस्टों को, लंबी लिस्ट थी। अल्टीमेटली नेगोशिएशंस हुई इंडिया के साथ, और उस वक्त शायद वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेटली फैसला हुआ कि 3 बड़े टेररिस्टों को छोड़ा जाएगा। उसमें अजहर मसूद, जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, okay. जिसने जैश ए मोहम्मद बनाई, वो पकड़ा गया था। और ऐसे लोगों को हम तो पकड़ते नहीं है, वो एक्चुअली गलती से पकड़ा गया, क्योंकि इतने बड़े टेररिस्ट को तो जिंदा पकड़ना ही बेवकूफ़ी थी। खैर, वो पकड़ा गया था, तो कोट बलवाल जेल में था, और उसको छोड़ने की जब था फैसला हुआ, तो मुझे उस वक्त के जो पुलिस चीफ थे, उन्होंने बुलाया कि आप इसको लेके, स्पेशल प्लेन दिल्ली से आ रहा है, उनको हैंड ओवर करिए।
तो वहाँ से कोटबलवाल जेल से 15 किलोमीटर में वहाँ गया, तो उसको निकाला जेल से। तो उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने किसी कांस्टेबल को कहा, तो वो बड़ा अजहर मसूद बहुत, आप जानते हैं किस टाइप का आदमी, तो वो रेसिस्ट कर रहा था, लेकिन मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी, इसको बंद करिए। उसको मंकी कैप बनाई, हाथ बांधे और जिप्सी में पीछे डाला। लेकिन पूरा मीडिया आ गया था, मीडिया चेज करता करता 15 किलोमीटर टेक्निकल एयरपोर्ट तक मेरा पीछा किया, क्योंकि मुझे आदेश था कि उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए, और वो हमने दिखाने दिया। तो उसको स्पेशल प्लेन में रखा, फिर उसको दिल्ली लाया गया और वहाँ ले गए मैंने। लेकिन ये काम करने से पहले अपने चीफ को कहा कि ये बहुत गलत फैसला हो गया, क्योंकि ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये हजारों को मारेगा। और वही हुआ। क्या हुआ था उसके बाद? उसने जाते ही जैश ए मोहम्मद बनाई, उसी ने पार्लियामेंट अटैक करवाया, उसी ने हजारों अटैक करवाए, उसी ने जेएन की असेंबली पे अटैक किया, जितने सुइसाइडल अटैक है उसने करवाए। कि उसकी वजह से, उसके यहाँ जाने की वजह से हजारों लोग मारे गए। तो क्या और फैसला क्या हो सकता था, क्योंकि पूरे प्लेन हाईजैक है? देखिए उस वक्त जो हमारे लोग हैं, जिनके रिश्तेदार उसमें थे, उन्होंने बहुत नेचुरली भी है बट बहुत बवाल किया। लेकिन आपने देखा इजराइल का रिस्पांस क्या था? हमास ने किडनैप किया लोगों को, वहां उन्होंने उनकी डिमांड नहीं मानी। आपने देखा इजराइल नहीं मानी। कांट इंडिया डू दैट? बिकॉज टेररिस्ट की डिमांड नहीं माननी चाहिए। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर भी होता है, इस वजह से ये ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं? पॉलिटिकल पार्टी तो इजराइल में भी है, शायद यहाँ सत्ता खोने का डर, वो भी। आई डोंट नो। मेरा मानना है कि टेररिस्टों की डिमांड को नहीं मानना चाहिए। क्योंकि एक पूरी करो तो दो आएंगे। बिल्कुल ठीक है, 1000 बाद में भी मरे, उतने मर जाते। वो आपकी बदकिस्मती है कि यू आर इन द कस्टडी हाईजैक्ट, और उसमें भगवान डिसाइड करते हैं कौन कहाँ मरेगा। जब ये सोच लीजिए कि जहां इस दुनिया में आए हैं एक दिन तो जाना ही है। ट्रू। सर 90s में एक बार नरसंहार वाला एक सवाल है मेरा, कि वहां पे ना जो आपने कहा कि 20 से काट दिया गया था, ऐसी घटनाएं सिर्फ कुछ लोगों के साथ हुई थी या बहुतों के साथ हुई होगी? नहीं, हर एक के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारों के साथ हुआ, और बहुत सारों के रेप हुए, बहुत सारों को अनाउंसमेंट्स भी हुई, और वो भी बुरे तरीके से रेप। बुरे तरीके। जब प्रोमिनेंट लोगों को मारा गया तो उसका फिर असर पड़ता नहीं उस कम्युनिटी पर। जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जो दूरदर्शन केंद्र का डायरेक्टर था, HMT का जनरल मैनेजर था, या वाइस चांसलर था कश्मीरी यूनिवर्सिटी, जब ऐसे प्रोमिनेंट लोग कश्मीरी हिंदू मारे गए तो ऑब्वियसली कम्युनिटी फेल्ट स्केयर्ड। जज को मारा जिसने मकबूल भट्ट को सजा दी थी, तो उसका असर होता है। सर अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले बंगाल में जो घटना हुई है, रेप केस, बड़ी 31 साल की महिला डॉक्टर को जिस तरीके से रेप किया गया है, वहाँ पर उनके पेरेंट्स ने ये कंप्लेन किया है कि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है इनिशियली, वो बहुत बुरा था। इनफैक्ट उसको सुसाइड तक कहा जा रहा था कि सुसाइड कर लिया गया है। पुलिस का ऐसा रवैया कितने हद तक सहनीय है सर? ऐसा रवैया होने का पुलिस का क्या रीजन है, और इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? ऐसा है, पुलिस का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको विक्टिम की तरह देखना चाहिए। हाँ, अगर प्रॉब्लम इंडिया में क्या है कि पुलिस न्यूट्रल नहीं है। पुलिस कम्स अंडर ए रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी
दैट मीन्स द चीफ मिनिस्टर इज द होम मिनिस्टर, आप उनकी डायरेक्शन पे चलते हो। अगर वो आप पर प्रेशर लाते हैं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, कोई भी पुलिस हो, मैं कलकत्ता की बात नहीं कर रहा, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको रेसिस्ट कर पाते हैं कि नहीं मैं वही करूंगा जो कानून कहता है। ऐसा तो कोई पुलिस अफसर 10-100 में से 1-2 मिलते हैं, मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो सोचता है मेरी नौकरी अगर मैं मना कर दूंगा मेरी नौकरी चली जाएगी। सो दिस इज द सिस्टम में ये फॉल्ट। आपकी सिस्टम ये होना चाहिए कि योर लॉयल्टीज टू कानून, नॉट टू द सीट। ऐसा इंडिया में है नहीं। बट ये है कि ऑर्डर तो सीट से ही आएगा, कानून से नहीं आएगा, है ना। तो आपको अगर कलकत्ता पुलिस ने, जिन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया एविडेंस को, वो कलकत्ता पुलिस की मैंडेटेड ड्यूटी थी उस एविडेंस को प्रोटेक्ट करना, सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट है, कल उसी की टिप्पणी आई है और उसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो मैं समझता हूं इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि इतना ब्रूटल रेप और मर्डर, उसके माँ बाप की क्या हालत होगी। आपकी भी तो बच्ची है, अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा हो क्या जवाब देंगे आप। तो मैं समझता हूं एज ए सोसाइटी हमें जो आपकी ड्यूटी है वो करनी चाहिए, ये नहीं कि मेरी नौकरी चली जाएगी। डजंट मैटर, आप पुलिस कमिश्नर नहीं रहेंगे तो कहीं और रहेंगे, तनख्वाह तो आपकी काम नहीं हो सकती। सर आपका जो रिकॉर्ड कहता है, आप जब ऑन ड्यूटी पर रहे हैं आपने बहुत बोल्ड डिसीजन लिए हैं, ऐसे टाइम में आप अगर होते तो क्या करते? मैं वही करता जो मुझे करना चाहिए। जैसे क्या इमीडिएट एक्शन आपका क्या होता? क्योंकि वहां पर तो हमें इग्नोरेंस देखने को मिली है। देखिए, वो जो पुलिस का धर्म क्या है, उस बच्ची को इंसाफ दिलाना। वो इंसाफ कैसे दिलाएंगे आप? एविडेंस कलेक्ट करके अक्यूज्ड तक पहुंचना कि रेप किसने किया है, कत्ल किसने किया, वो आप कैसे पहुंचेंगे? एविडेंस से। एविडेंस कहाँ है? आपके सीन ऑफ क्राइम में है या लोगों के स्टेटमेंट से आएगा? कोई आई विटनेस है, कोई देखने, जनरली रेप में आई विटनेस होता नहीं, बट सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कुछ और चीजें। तो इन सारी चीजों को आपको अक्यूज्ड तक पहुंचना जरूरी है, और आपका धर्म है उस अक्यूज्ड को, उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करके कोर्ट के सामने लाई जाए, ताकि कोर्ट उसको सजाए मौत दे या सजाए उम्र कैद दे। वो आपका धर्म है, वो धर्म पूरा निभाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर। सर जब ऐसा कुछ बड़ा कांड होता है, ऐसे तो रेप हम सुनते हैं कि लगातार फ्रिक्वेंट होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेप हैं जो कि नेशनल लेवल पर लोग जिनको जानते हैं, जिसकी बुराई करी जाती है, जैसे निर्भया केस हो गया या फिर ये वाला केस हो गया। तो सोशल मीडिया पर कई सारे कैंपेन चलते हैं सर कि किसी को चौराहे पर लटका के मार देना चाहिए, या अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है, बहुत ब्रूटल अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है उनके लिए। नहीं, मैं उसकी फेवर में नहीं है। देखिए, ऐसा क्यों? गलत बात है, कानून से चलेगा। मॉब लिंचिंग पाकिस्तान थोड़ा है कि आपने वो कर दिया बेहुरमती, उसकी क्या उनका वो है कानून, आप ब्लेस्फेमी लॉ हो गया को वायलेट कर दिया आपने कुरान की बेहुरमती कर दी, तो वो लिंच कर देते हैं लोग। गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून से चलिए ना, आप अरेस्ट करिए, एविडेंस लीजिए, बाद में पता चलता उस बंदे ने ऐसा किया ही नहीं है। जैसे वो श्रीलंका वाले को जिंदा जला दिया था पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून है, अगर आपने ब्लेस्फेमी लॉ बनाया भी है, लेट एविडेंस बी कलेक्टेड बाय पुलिस एंड प्रेजेंट इट बिफोर द कोर्ट, लेट जज डिसाइड। आप अगर हर आदमी कानून अपने हाथ में लेगा तो फिर रूल ऑफ लॉ तो नहीं हुआ ना, फिर तो जहां मॉब इकट्ठा होगा मॉब मार देगा, लिंचिंग कर देगा, वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। दैट आई एम अगेंस्ट इट। और
अगर जरूरत पड़े यूज ऑफ फोर्स करना चाहिए ऐसे मॉब पर। बट ऐसे केसेस रुकने का नाम तो ले नहीं रहे सर, कहीं से भी नहीं रुक रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। कैसे? ये इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं कहीं ना कहीं हो रही है। देखिए, भारत सरकार ने कानून सख्त भी बनाया। आपने देखा जो नए कानून बने उसमें सजाए मौत है, सजाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो न्याय संहिता नई बनाई है तो उसमें खासकर माइनर लड़कियों के लिए और जो औरतों के खिलाफ कानून है, मतलब उन औरतों के खिलाफ जो क्राइम होता है उसमें कानून को सख्त बनाया है। उसका डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता होगा, ऐसा। बट क्या प्रोसेस को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है? बहुत लंबा प्रोसेस है। सबसे बड़ी कमी तो मैं समझता हूँ देश की पूरी व्यवस्था में है कि जो 20-25 साल केसेस चलते रहते हैं। अब मैं 25 साल बूढ़ा हो गया, मर भी गया, तो मुझे इंसाफ दिला के फायदा क्या है? अब आप यहाँ का राजस्थान का जो केस है जहाँ गरीब नवाज हैं, क्या नाम दरगाह है ना जहाँ लोग जाते हैं, अजमेर शरीफ, वहाँ का केस अभी कल परसों उसका फैसला आया, आपने देखा होगा टीवी में। इसके बारे में मुझे अरे इतना फेमस केस है। जो अजमेर शरीफ है वहाँ जो उनका खादिम था दरगाह का, उनका शायद जो था वो कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी था, पार्टी से जुड़ा हुआ था, और वो उस वक्त वहाँ का बेसिकली हायर भी था, उन परिवार से ताल्लुक था। और उसने वहाँ जो पास में कॉन्वेंट स्कूल था, मुझे स्कूल का नाम, बड़ा फेमस स्कूल है, उसकी किसी लड़की को किसी चक्कर में फंसाया, बाद में उसकी नूड फोटो ली होंगी, वीडियोस बनाए होंगे, उसको एक्सप्लॉइट किया और उसका गैंग रेप या जो भी किया, गंदा काम किया। उसके बाद उसी लड़की को मजबूर किया कि दूसरी लड़कियों को लाओ। ऐसे सैकड़ों लड़कियों के रेप हुए, सैकड़ों। और उसमें ये 5 कल परसों फैसला आया है कोर्ट का कि वो 5 लोगों को सजा उम्र कैद दी है। और लेकिन कितने सालों के बाद? 22 या 32 इयर्स के बाद, 22 सालों के बाद ये फैसला हुआ है। और वो तो दादियां बन गई जिनको आप इंसाफ दिला रहे हो, जो जिनको सजा दिला रहे हो, जो लड़कियां थी वो दादियां बन गई, उनमें से बहुत सारी मर गई। और उधर एक ऐसा वक्त आ गया था कि ये बातें छुपती नहीं है, बाहर निकल गई, और बहुत सारे लोग वहां शादी नहीं करते थे कि कहीं ये लड़की जिससे मैं शादी कर रहा हूं ये रेप की विक्टिम ना हो। तो आप इतना बड़ा कांड हुआ, आप कितने साल के बाद इंसाफ दिला रहे हो? एक जनरेशन के बाद। उसका फायदा क्या है? मतलब ऐसा नहीं है, इसका फायदा भी है, लेकिन कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इतने सालों के बाद ये फैसला 1 साल के बाद होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर। तो ये कानून में जो हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें सिर्फ जुडिशरी को ब्लेम नहीं कर सकते। पुलिस सिस्टम, प्रोसिक्यूशन सिस्टम, जुडिशरी, हमको ढांचा इस तरह से बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, और बार बार एडजर्नमेंट। हो जो सनी देओल का आपने डायलॉग सुना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर हिंदुस्तान में वही चलता रहता है, आज भी अपोजिशन का वकील आता है और वो एडजर्नमेंट करवा देता है। भाई उसमें लिमिट होनी चाहिए, 1 या 2 बार, उसके बाद नहीं। तो हमारा कानून इस तरह, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उपाध्याय, क्या नाम उनका, अश्विनी है, वो बार बार बोलते हैं कि कानून घटिया है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। हालांकि अभी गवर्नमेंट, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमारी, मोदी जी की सरकार, अमित शाह साहब ने 3 कानून, उसमें काफी इंप्रूवमेंट लाई, बहुत इंप्रूवमेंट लाई। लेकिन और इसमें क्या हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं उनको कश्मीर जाना चाहिए, कश्मीर की जो ब्यूटी है वो स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। ऐसा आपने क्यों बोला था, और ऐसा क्या रियल में है?
देखिए बिल्कुल है। जहां तक भगवान का सवाल है, भगवान ने कश्मीर को, ये मेरा मानना है, मैं स्विट्जरलैंड भी देखा, ज्यादा खूबसूरत बनाया नेचर के हिसाब से। हाँ, हम लोगों ने उसको स्पॉइल किया, क्योंकि हम लोगों ने जंगल काटे, हम लोगों ने वैसी फैसिलिटीज नहीं क्रिएट की, हम लोगों ने उसको साफ नहीं रखा, कूड़ा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, दरियाओं को खराब कर दिया, लेक्स को खराब कर दिया। डल लेक की हालत देखिए, अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ। तो अदरवाइज भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से ये कश्मीर जो है वो भगवान की खास क्रिएशन है, और इतना खूबसूरत कश्मीर। क्या आप, बहुत सारे लोग आप जानते नहीं हो, जम्मू में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं जो कश्मीर से ज्यादा खूबसूरत, शायद आपको मालूम नहीं है। नहीं, जम्मू में भद्रवा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, आप पीर पंचाल, ये जो रेंज है, आप उधर जाइए, पहाड़ों के ऊपर इतनी खूबसूरत वैलियां हैं, इतनी खूबसूरत लेक्स हैं कि, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, कौन जाएगा वहां? ट्रैकिंग का उसको, टूरिज्म उसको डेवलप नहीं करता, सारा फोकस कश्मीर में रहता है, जम्मू रीजन पे तो रहता ही नहीं है। तो वहां भी इतनी खूबसूरत जगहें हैं, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। वहां अगर जाओगे, रहने की अच्छी जगह नहीं है, गेस्ट हाउस नहीं है, होटल्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट का तरीका नहीं है, सड़कें नहीं है, तो कौन जाएगा? तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन प्रोवाइडेड हम उसको साफ सुथरा रखें, आप उनको प्रोटेक्ट करके रखें, और बहुत बढ़िया। सर, आपने पूरी जिंदगी दे दी देश की सुरक्षा में, आज क्या लगता है कि जिन चीज़ों के लिए इतना त्याग, बलिदान या समय दिया, वो हो पाया? मतलब लाइफ सेटिस्फाइड रही? बिल्कुल सेटिस्फाइड, बहुत सेटिस्फाइड। और मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि भगवान ने मुझे मौका दिया सेवा करने का, अपने देश की, अपने लोगों की। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कोई पिछले जन्म में गाय दान की होगी कि ऐसा मौका मिला, वरना मिलता ही नहीं है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको ये मौका नहीं मिला। तो ये मैं ईश्वर की खास वो समझता हूँ, कृपा समझता हूँ कि जो मुझे मौका मिला, और एक सेटिस्फाइड सोल की तरह बाकी ईश्वर का ही नाम लेना चाहते हैं। क्या सिस्टम के अगेंस्ट थोड़ा गुस्सा अभी भी बाकी है, ऐसा कुछ? या जिस सिस्टम को सुधारने के लिए पूरी जिंदगी इतने बार टैक्स खाए, वो सिस्टम अभी भी? नहीं, गुस्सा कोई नहीं है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। देखिए, मैं जैसे कहा, एक जमाने में सिपाही को 25 लाख रुपया अगर वो शहीद होता था, उसकी फैमिली को 20 लाख मिलता था, आज वो 1 करोड़ मिलता है। तो इम्प्रूवमेंट हुई है। आज एक टाइम था उसको कोई पूछता नहीं था, उसका इलाज के धक्के खाने पड़ते। आज आपको जितना खर्चा होता है इलाज का, वो आपको मिलता है। आपको अगर आप शहीद हो जाएं, आपके परिवार को, एक आदमी को नौकरी मिलती है। तो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडिया स्लो है, वो प्रोसेस स्लो है, और काफ़ी चीज़ों में सुधार आया है, आगे और भी आएगा। मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा है कि आपने अपने सिपाहियों के अगर कुछ कैजुअलिटी होती है तो उनको जॉब दिलाने में, उनके घर में, या पैसे दिलवाने में बहुत बहुत काम किया है अपने उस डायरेक्शन में भी। सो इसके लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें क्या है कि जब हमने देखा कि कांस्टेबल को जब वो शहीद होता था, तो अब उसको पहले हम क्रिमेशन के लिए 10,000 रुपया देते थे उसके परिवार। ये कब की बात है? आज से 15-20 साल पहले। 10,000 रुपया उसके परिवार, ताकि वो उसका क्रिमेशन करने में फैमिली को सपोर्ट मिले। अब वो बड़ा कम अमाउंट हुआ करता था, और इसके साथ साथ फिर उसको शायद उस ज़माने में पुलिस वेलफेयर से एक टाइम पे पहले 5 लाख मिलता था, फिर उसको 10 लाख बढ़ाया, फिर 20 लाख किया, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए। गवर्नमेंट से टेकअप किया, गवर्नमेंट का बहुत कम, सेंटर से 2, सेंटर एक टाइम पे सेंटर से 5 लाख मिलता था, स्टेट से 2 लाख मिलता था, तो कुल मिला के 15-17 लाख रुपया बनता था।
तो फिर हमने देखा कि वेलफेयर से कैसे बढ़ा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बढ़ा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप किया। जब होम मिनिस्टर आते थे उनको पकड़ते थे कि सर ये गलत बात है, एक आदमी आपके देश के लिए लड़ के मर गया, उसके परिवार को इतना पैसा तो हो कि वो बच्चों को लुक आफ्टर कर सके। तो और स्टेट का अपना रूल भी बना कि अगर कोई टेररिज्म से लड़ते हुए शहीद होता है उसके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट्स करनी पड़ी, सब ने मिलकर की। मैं भी उसमें एक रोल प्ले करने वाला था। तो ये बहुत बड़ा स्पोर्ट स्ट्रक्चर है, तभी सिपाही दिल खोल के लड़ेगा अगर उसको मालूम है मेरा परिवार सुरक्षित है। लेकिन अगर उसको लगता है मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है तो वो क्या लड़ेगा आपके, है ना। उसको हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहता है ना कि मेरा परिवार का क्या होगा, मैं तो लड़ मर जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार का। तो देश की जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसी तरह छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने डीजीपी का चार्ज लिया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला कि जहां जहां पुलिस की गार्ड लगाई है, आप देखें आए दिन आप पूरे इंडिया में ये गार्ड्स लगती हैं, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा पुलिस को टेंट वहां लगा देते हैं और ये भी नहीं पूछते कि वो टॉयलेट कहाँ जाता है, ये भी नहीं पूछते कि उसको पानी कहाँ से मिलता है। बहुत सारे लोग पानी नहीं देते हैं। यार वो आदमी, वो भी इंसान है, वो आपके लिए हिफाजत के लिए है। तो मैंने कहा मैं सबकी गार्डें उठा लूंगा अगर आप रहने की जगह और टॉयलेट नहीं देंगे उसको। वे इंसान को ऐसी एटलीस्ट एक टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, और रहने के लिए एक कमरा तो हो जहां वो रह सके। तो वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि पुलिसमैन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उसको ही शुड हैव ए डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो ये बहुत जरूरी था। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे वैद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आपने इतना समय दिया और इतनी सारी बातें बताई। थैंक्स फॉर कमिंग वैद सर। इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू।